सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, अगर देखा जाए, कई सारे देशों में जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, कई देशों में जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तेज़ी से, अगर कई पहले डिकेड से कंपेयर किया जाए तो उससे इंक्रीज़ हो रही है। 8-9 बिलियन पॉपुलेशन आपकी हो सकती है। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, इंडिया के कंटेक्स्ट में या चाइना जैसे देश में देखा जाए तो पॉपुलेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड की दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, और कहा जाता है 2025-26 तक इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो सकती है और चाइना को वो सरपास कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी स्टेट्स प्रयास कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाएं। कई स्टेट्स ने कई पॉलिसी भी बनाई है, लेकिन अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, आज 11 जुलाई को उसने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में अगर वर्ल्ड लेवल पे उत्तर प्रदेश को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। अगर देखा जाए अराउंड 20 मिलियन पॉपुलेशन आपके यूरोप के बहुत देशों को अगर आप मिला दो उनकी पॉपुलेशन की, तो जो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर आपकी होगी। सो इस कंटेक्स्ट में ये पॉपुलेशन जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज इस 11 जुलाई को ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति या उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी आपकी रिलीज़ की गई है। 11 जुलाई की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट डे भी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1989 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा उसमें रिकमेंड किया गया था 1989 से कि जुलाई 11 को इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। इसे 5 बिलियन डे पहले सेलिब्रेट किया जाता था, मतलब 1987 में इसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन हो गई थी। कंटिन्यूस बेसिस पे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जैसे जैसे आपकी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, जो मेडिकल लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है, इस वजह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ भी हुई है। इसका रीज़न ये भी हो जाता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी कंटिन्यूस बेसिस पर इंक्रीज़ हुई है। अब जो ये ड्राफ्ट बिल है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी का, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। जुलाई 19 तक जो सजेशंस हैं वो मांगे गए हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना सजेशन दे सकते हैं। और ये जो बिल है ये फिर एक बार इनैक्ट होगा, सजेशन देने के बाद आपकी कमेटी बैठेगी और फिर जो भी सजेशंस होंगे उनको इंक्लूड किया जा सकता है, या फिर इसी फॉर्मेट में जो बिल है उसको एक्ट बना के इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसका नाम रखा जाएगा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, इसका जो नाम रखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इसके एनफोर्समेंट की बात करते हो, इसका जो एनफोर्समेंट है वो एनफोर्समेंट 1 साल बाद होगा। मतलब जब आपका जो बिल है पास होने के बाद गैजेट में पब्लिश होगा, उसके 1 साल बाद ये पॉलिसी आपकी इम्प्लीमेंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021-2030 तक के लिए, इस डिकेड के लिए ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी आपकी रहती है। अब कई सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, वहाँ भी इस पॉलिसी के बारे में कई सारे ट्वीट भी किए गए हैं। सो उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट पॉलिसी, इसे 2 चाइल्ड नॉर्म्स के कंसिडरेशन में भी रखा जाता है। तो अगर कोई 2 चाइल्ड नॉर्म्स या 2 से ज़्यादा किसी के बच्चे होते हैं तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो बेनिफिट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, और सरकार की, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, लगभग 77 जो स्कीम है उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। लगभग जो पॉपुलेशन है वो 220 मिलियन है। और ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है, ये जो नया लॉ आपका प्रिपेयर किया गया है, इसके पीछे जो बेसिस है या जो डेटा इस्तेमाल किया गया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डेटा है उसके बेसिस पर ये आपका ड्राफ्ट लॉ प्रिपेयर किया गया है। अब ये किन पर लागू होगा? कोई भी बॉय जिसकी एज 21 साल की है और गर्ल जिसकी एज 18 साल की है, जो कि मैरिज की भी यही एज है, सो उन पर ये जो लॉ है वो आपका लागू होगा। इस लॉ के प्रोविज़न की बात की जाए तो इसमें ये साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी अगर इस पॉलिसी में जो मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल 2 चाइल्ड नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता है, एक बार ये एक्ट इनैक्ट होता है, मतलब एक बार जब ये गैजेट में आपका पब्लिश होगा, पब्लिश होने के बाद उसके 1 साल बाद जब ये इनैक्ट होगा लॉ,
इसमें जो भी 2 चाइल्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो उसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वहाँ पे वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई नहीं कर सकता जो स्टेट गवर्नमेंट के केस में है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ये प्रोविजंस हैं ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में लागू होगा, ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी दूसरे स्टेट में आपका लागू होगा। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट की। प्रमोशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में है वो भी नहीं मिल पाएगा। जो राशन कार्ड है वो सिर्फ 4 लोगों के लिए रहेगा, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है और उनके बच्चे, उनके लिए लिमिटेड रहेगा। और गवर्नमेंट सब्सिडी जो दी जाती है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस बिल में ये भी मेंशन है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं हु अडॉप्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म्स, जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं उन्हें दो एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे। पूरे इंटायर सर्विस में उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे। मैटर्निटी या पैटर्निटी जो लीव है वो मिलेगी, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे या चाइल्ड केयर के लिए दोनों पेरेंट्स को लीव या छुट्टियां मिलेंगी ऑफ 12 मंथ्स। ये सारे बेनिफिट्स 2 चाइल्ड के केस में ही आप करेंगे। फुल सैलरी एंड अलाउंसेस एंड 3% इंक्रीज इन EPF एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव ऑफ 12 मंथ्स मिल सकती है, जिसमें पूरी सैलरी और अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। 3% का EPF कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा, मतलब इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये सारे बेनिफिट आपके जो पब्लिक सर्वेंट या जो गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं उनको भी ये सारे बेनिफिट दिए जाएंगे एज पर द ड्राफ्ट लॉ। स्टेट पॉपुलेशन फंड क्रिएट किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब ये फंड क्रिएट किया जाएगा और जो पैसा इस फंड के अंदर रहेंगे उसका उपयोग किया जाएगा कि जो ये ड्राफ्ट लॉ है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हैं उनको लिस्ट किया जाएगा और इस लिस्टिंग के तहत अगर देखा जाए जो बिल के अंदर मेंशन्ड भी है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे मैटर्निटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, मेनली जो वुमेन है प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में उनके केयर सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे या बनाए जाएंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। इस बिल के अंदर जो रोल है NGOs और सिविल सोसाइटीज़ का उसको भी काफ़ी हाईलाइट किया गया कि जैसे जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्डोम्स हैं, अवेयरनेस जनरेट करना, जो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के माध्यम से, या इंश्योर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बर्थ, डेथ अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे स्टेट में एक जो पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड या जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जो NGOs हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। और जो सेंटर्स हैं अलग अलग उनका भी एक वी कैन से एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल रहेगा और इस रोल के तहत अवेयरनेस जनरेट भी करना है और डिफरेंट जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनके बारे में भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न इसके अंदर हाईलाइट किया गया है कि स्कूल लेवल पे, खासतौर से जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट लेकर आ जाएगा रिलेटेड विद द पॉपुलेशन कंट्रोल। हेल्दी बर्थ स्पेसिंग ये इंश्योर करने के लिए, मतलब एक चाइल्ड और फिर दूसरा चाइल्ड उसके बीच में एक प्रॉपर टाइम पीरियड का गैप रहे, तो इसके लिए इंश्योर क्या करना है कि 2 चाइल्ड्स के बीच में एक हेल्दी बर्थ स्पेसिंग मेंटेन रहे। इसके लिए अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की वो इंश्योर करना, जिससे कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या दूसरे जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं वो इंश्योर करना, उनकी अवेलेबिलिटी लोगों तक पहुँचे, वो एक्सेस कर सके, वो उसको अफोर्ड कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करना, एम इसके अंदर यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और जो वेलफेयर है, इट्स वेलफेयर इन द स्टेट, इस पर आपका फोकस किया जाए। एक जो यूनिक पॉइंट इस बिल के अंदर हाईलाइट किया गया है वो ये है कि जो अरेंजमेंट, सेपरेट अरेंजमेंट किया गया कि जो एल्डरलीज हैं, जो आप कह सकते हैं जो ओल्ड पीपल हैं, उनके केयर के लिए भी एक अरेंजमेंट आपका बनाया गया है। इसके अलावा बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, जो 11 से 19 साल के जो एडोलेसेंट्स हैं उनके, चाइल्ड और एडोलेसेंट की अगर बात की जाए तो उनके एजुकेशन, हेल्थ और जो न्यूट्रिशन है उन पर भी फोकस किया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 18 और 21 साल के जो हैं उन पर तो है ही ये रूल आपका लागू होता है इस बिल के। उसके अलावा 11 से 19 साल के जो एडोलेसेंट्स हैं, चाइल्ड और जो एडोलेसेंट्स हैं, उनके एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया है। और जो ओल्ड पीपल है उनके केयर को कैसे इंश्योर किया जाए उसके लिए भी कॉम्प्रहेंसिव
आपका अरेंजमेंट किया गया। तो ये हाईलाइट करता है जो वेलफेयर अप्रोच है स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर वी कैन से ये आपका हाईलाइट करता है। दूसरा जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है लेकिन फिर भी वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लोग हैं मान कॉमन जो सिटीजन्स वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उन्हें टैक्स में रिबेट रहेगा। उसके बाद टैक्सेस ऑन वाटर, हाउसिंग, होम लोन्स, इस पर उनको रिबेट्स मिलेंगे, मतलब थोड़ा छूट मिलेगी। तो ये बेनिफिट है जिससे जो कॉमन पीपल है उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। दूसरा जो पॉइंट आपका हाईलाइट किया गया है कि अगर किसी चाइल्ड के जो पेरेंट्स है वो वेस्केटॉमी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इट मींस जो माइनर सर्जरी है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो माइनर सर्जरी है वो कराई जाती है, तो अगर वो सर्जरी करा ली जाती है तो जो चाइल्ड है उस चाइल्ड को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ टिल द एज ऑफ 20 वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से एक मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है और इस प्रकार की जो माइनर सर्जरी है वो कराई जा सकती है, जो कि एक बर्थ कंट्रोल मेजर के रूप में भी हो सकता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उत्तर प्रदेश की जो नई पॉपुलेशन पॉलिसी है, और इस पर काफ़ी सारी डिबेट जो स्टार्ट होगी, तो कमिंग जो टाइम पीरियड है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस कोड SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं। unacademy.com में जाना है, UPSC CSC आपको सेलेक्ट करना है, और IAS एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आपको ऑप्शनल है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे UPPCS में भी आपके जैसे एक ऑप्शनल है, उस तरीके से ACF का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपका ऑप्शनल है, तो आपके पास मौका है ये करने का। इसके अलावा जैसे IAS एग्ज़ाम में भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं, और IFS के लिए भी ऑप्शनल काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आपका जुलाई 13 से पेपर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। आप और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस है वो लाइव होती हैं। अभी आपके पास मौका है 8 से लेकर 14 जुलाई तक। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SPLIVE, जो अमाउंट है विल रिड्यूस बाय 45%। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इस अमाउंट में आप सारे एजुकेटर्स जितने लोग पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पूरे साल तक, उन सब की क्लासेस एक बार नहीं जितनी बार चाहो देख सकते हो। मेरे क्लासेस कर सकते हो, ऑप्शनल जो है वो सारे ऑप्शनल देख सकते हो। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल रहेगी, जिसमें 30 मेंस के टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, और 20 बुकलेट्स आपको मिलेंगे जिनको आपको पढ़ना होता है IAS के एग्ज़ाम के लिए, वो आपको मिलेगी। तो बहुत ग्रेट बेनिफिट है, तो आप ज़रूर से इसका बेनिफिट उठाएं और अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।